हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एबीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्लायंस का मतलब समझते हैं कि कंप्लायंस बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो सिंपली देखो, कंप्लायंस का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। जब भी एक बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है तो इसी को हम कंप्लायंस कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बैंकों के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बनाए गए हैं। जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, इनके अंदर कई सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं जिनको बैंकों को फॉलो करना होता है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते वक्त। और जब बैंक इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करती है तो उसी को हम कंप्लायंस फंक्शन जो है वो कहते हैं, कंप्लायंस करना कहते हैं। और बैंकों के लिए कंप्लायंस करना काफी ज्यादा जरूरी जो है वो रहता है। ठीक है, तो फटाफट से हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है। डैश रेफर्स टू द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस, लीगल पेनल्टीज, reputational damage arising from the failure to comply with laws, regulations, industry standard और internal policies and procedures। ठीक है, तो सिंपली देखो, जब एक बैंक अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती, लॉस को फॉलो नहीं करती, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस, लीगल पेनल्टीज, रेपुटेशनल डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कंप्लायंस एसेट, ऑप्शन बी रेगुलेटरी लाइबिलिटी, ऑप्शन सी कंप्लायंस रिस्क, या फिर लीगल एक्सपोजर। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसको हम क्या कहते हैं, कंप्लायंस रिस्क कहते हैं। ठीक है, जब भी एक बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करेगा और उसकी वजह से बैंक को जो भी लॉस होने के चांसेस हैं, उसको हम कंप्लायंस रिस्क जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सोर्स ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर बैंक। ठीक है, तो सिंपल भाषा में समझाऊं तो इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जहां से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता बैंक। ठीक है, पहला देखो क्या, इंटरनल बैंक एंड प्रोसीजर। तो बिल्कुल ये सोर्स होता है। हर बैंक के कुछ इंटरनल पॉलिसीज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जिनको फॉलो करके बैंक जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट इशूड बाय इंडस्ट्री एसोसिएशन। कुछ हमारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए फेडाई हो गई, सिमडा हो गई, वो यहाँ पर कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इशू करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जिनको भी फॉलो करना जरूरी होता है। तो ये भी हमारा सोर्स होता है जहां से बैंक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं और बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद लेजिस्लेशन रेगुलेशन इशूड बाय गवर्नमेंट बॉडीज। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये सोर्स है। हमारी जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं ये कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जैसे कि आरबीआई हो गया, वो जगह टाइम टाइम पर जो है सर्कुलर्स इशू करता रहता है, रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करता रहता है, और बैंकों को उसे फॉलो भी करना पड़ता है। साथ के साथ हमारे जो लॉज हैं, जैसे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, तो इनको भी फॉलो करना जरूरी होता है। लास्ट है हमारा मार्केट बिहेवियर, कस्टमर प्रेफरेंस। तो ये कोई सोर्स नहीं है कंप्लायंस का, यानी कि यहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बैंकों के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कंप्लायंस फंक्शन विद इन अ बैंक। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है
कंप्लाइंस फंक्शन का रोल को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करिए। तो सबसे पहले कंप्लाइंस फंक्शन का मतलब क्या है ये समझ लो, ठीक है। तो कंप्लाइंस फंक्शन का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो बैंक है वो प्रॉपर्ली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे। यानी कि जो कंप्लायंस फंक्शन है ये इंश्योर करता है कि हमारे जो बैंक्स हैं उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं बैंक उनको प्रॉपरली जो है वो फॉलो करें। तो कौन सी स्टेटमेंट प्रॉपरली डिफाइन करिए, पहला देखो, द प्राइमरी फोकस ऑफ मैक्सिमाइजिंग फाइनेंशियल रिटर्न। इसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो फाइनेंशियल रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना होता है, तो ये डिफाइन नहीं कर रही है। उसके बाद इट एक्ट्स एन एडवाइजर टू सीनियर मैनेजमेंट बट डिसीजंस आर मेड एल्सवेयर। तो ये सिर्फ और सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट का एक एडवाइजर होता है, बस और कुछ नहीं होता है। या फिर इट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द बैंक फ्रॉम वायलेटिंग रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। तो ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि बैंक को प्रिवेंट करता है कि वो यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट ना करे, उसको प्रॉपरली फॉलो करे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो प्रॉपरली करेक्ट है। यानी कि जो कंप्लाइंस फंक्शन है वो बैंक के अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि बैंक को रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करने से रोके और इंश्योर करे कि रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फंक्शन इन अ बैंक। अगर एक स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फंक्शन बैंक में होता है तो कौन सा बेनिफिट है जो कि स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फंक्शन का बेनिफिट नहीं होता है। सिंपल भाषा में कहूं तो ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन कौन से हमारे बेनिफिट्स हैं स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस फंक्शन के, कौन कौन से नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, रिड्यूस अकरेंस ऑफ एम्प्लॉयज मिसकंडक्ट एंड एथिकल ब्रीचेस, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय मिसकंडक्ट है यानी कि जब एम्प्लॉयज कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं और जो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते हैं उसको कम करता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करता है, उसकी अक्रेंस को रिड्यूस करता है। तो ये हमारा बिल्कुल बेनिफिट होता है कंप्लायंस फंक्शन का। उसके बाद इंप्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ पोटेंशियल रेगुलेटरी वायलेशन, यानी कि जो रेगुलेटरी वायलेशन हो रही है या फिर हो सकती है उनको आइडेंटिफाई करने में और उनको करेक्ट करने में काफी हेल्पफुल होता है, इंप्रूव करता है इसको। तो बिल्कुल ये भी बेनिफिट होता है। उसके बाद इनहांस कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू अदरेंस टू बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है ना उसको इंक्रीज करता है, उनको इनहांस करता है। कैसे इनहांस करता है, क्योंकि देखो ये इंश्योर करता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इंडस्ट्री की उनको फॉलो किया जाए। और जब बैंक एक बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप ही इनहांस हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो ये भी हमारा बेनिफिट होता है। उसके बाद इंक्रीज रिस्क टॉलरेंस फॉर पोटेंशियल फाइनेंशियल गेन्स, यानी कि हमारी जो फाइनेंशियल गेन्स हो सकती हैं, ठीक है, हमें उसके रिगार्डिंग हमारी जो रिस्क टॉलरेंस है उसको इंक्रीज करता है। तो ये हमारा बेनिफिट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। तो कंप्लायंस फंक्शन से हमारी रिस्क टॉलरेंस इन फाइनेंशियल गेन वो इंक्रीज नहीं होती है, ठीक है, इसका कोई लेना देना है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेटरी एलिमेंट ऑफ अ बैंक्स कंप्लायंस पॉलिसी, ठीक है। तो जो हमारी बैंक की कंप्लायंस पॉलिसी होता है इसमें से कौन सा मैंडेटरी एलिमेंट होता है इस कंप्लायंस पॉलिसी का। तो सबसे पहले कंप्लायंस पॉलिसी है क्या, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कंप्लायंस पॉलिसी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंप्लायंस फंक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको शो किया जाता है, उसको इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। सिंपल भाषा में कहूं तो कंप्लायंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो कि यहाँ पर बताएगी बैंक को कि जब उन्हें फाइनेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करना है तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स उनको फॉलो करने हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करने हैं, साथ के साथ प्रोसीजर क्या होगा कंप्लायंस फंक्शन का उसके बारे में भी बताता है, ठीक है। जैसे आपको कोई भी काम करना होता है तो आपको आप क्या करते हो, एक पॉलिसी बनाते हो जिसके अंदर आप पूरी डिटेल लिखते हो कि इस फंक्शन को हम कैसे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ऐसे ही कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर भी हम पूरी डिटेल लिखते हैं कि जो कंप्लायंस फंक्शन है उसको कैसे कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कौन से रूल्स होंगे, कौन से स्टैंडर्ड्स होंगे, ठीक है, ये सारी चीजें, ओके। अब इसमें से कौन सा हमारा एलिमेंट नहीं होता इस पॉलिसी का, सबसे पहले बैंक कंप्लायंस ऑब्जेक्टिव। तो ये हमारा मैंडेटरी एलिमेंट होता है, यानी कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर सबसे पहली चीज तो हम यही शो करते हैं कि कंप्लायंस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम कंप्लायंस करके क्या करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक मार्केट स्ट्रेटजीज फॉर न्यू प्रोडक्ट, यानी कि हम न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ स्पेसिफिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, तो ये हमारा एलिमेंट नहीं होता है। उसके बाद स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन, यानी कि कंप्लायंस फंक्शन का स्कोप क्या है, कंप्लायंस फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और क्या क्या चीजों से रिलेटेड कंप्लायंस रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा होता है एलिमेंट।
उसके बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, तो जो हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो बिल्कुल ये हमारा एलिमेंट होता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, यानी कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये हमारे एलिमेंट होते हैं कंप्लायंस पॉलिसी के, पर ये सेकंड एलिमेंट जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हमारे यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंप्लायंस डिपार्टमेंट। जो हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है, कंप्लायंस डिपार्टमेंट कौन होता है, जो कि बैंक के अंदर कंप्लायंस से रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस को मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अब कौन सा फंक्शन नहीं होता है, पहला देखो, इशूइंग इंस्ट्रक्शन टू ऑपरेशनल स्टाफ फॉर मिटिगेटिंग कंप्लायंस रिस्क। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल स्टाफ है ना उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इशू कर देनी है कि आपको फंक्शंस परफॉर्म करते वक्त क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो जो है वो करना है, ताकि जो कंप्लायंस रिस्क है उसको मिटिगेट किया जा सके। तो ये हमारा फंक्शन होता है। उसके बाद कंडक्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर पोटेंशियल कंप्लायंस इशू, यानी कि बैंक ने कोई नया प्रोडक्ट यहाँ पर इशू किया है और यहाँ पर कंप्लाइंट डिपार्टमेंट ये रिव्यू करता है कि ये जो प्रोडक्ट है क्या ये सही है, यानी कि अगर हमने मार्केट में इसको लॉन्च किया तो इसकी वजह से कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को हम वॉयलेट तो नहीं कर रहे हैं, क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सही है। ये सारी चीजें हमें देखनी है ताकि कंप्लायंस इशू को सॉल्व किया जा सके। उसके बाद प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक इन कोर्ट केसेस, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, देखो कंप्लायंस डिपार्टमेंट का काम होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाना। ठीक है, अब देखो कोर्ट के अंदर जज के सामने वकील बनकर बैंक को रिप्रेजेंट करना ये इसका फंक्शन नहीं होता है। ये फंक्शन किसका होता है, लीगल डिपार्टमेंट का। एक लीगल डिपार्टमेंट होता है जो कि बैंक को लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स पे और कोर्ट में उसको रिप्रेजेंट भी करता है। उसके बाद शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पास्ट कंप्लायंस फेलियर टू प्रिवेंट फ्यूचर अकरेंस। ठीक है, तो जो पास्ट में कंप्लायंस फेलियर हो चुके हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करना ताकि फ्यूचर में कोई भी कंप्लायंस रिलेटेड इश्यू जो है वो अगर ना हो सके। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ये जो है फंक्शन हमारा नहीं होता है कंप्लायंस डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन इंक्लूड। हमारा जो कंप्लायंस फंक्शन होता है उसका स्कोप क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, यानी कि हम क्या क्या चीजें देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स यहाँ पर फॉलो किए जाने चाहिए। पहला देखो क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अंदर हम देखते हैं कि जो जितने हमारे एक्ट हैं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्या बैंक इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो जो है वो कर रहा है, इसके प्रोविजंस को फॉलो कर रहा है, तो ये हमारा इंक्लूड होता है स्कोप के अंदर। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अंदर हम देखते हैं कि जो स्टैट्यूटरी लॉज एंड रेगुलेशंस है क्या बैंक उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उसके बाद है रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब देखो हमारे कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी हैं जैसे कि आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, आईआरडीए हो गया। आरबीआई कंट्रोल करता है बैंकों को, सेबी करता है स्टॉक एक्सचेंज को, कैपिटल मार्केट को, आईआरडीए कंट्रोल करता है इंश्योरेंस मार्केट को। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस इशू करता है। तो रेगुलेट कंप्लायंस के अंदर अंदर हम देखते हैं कि जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, तो ये भी हमारा स्कोप में इंक्लूड होता है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट टू बी अबाइडेड बेस्ड ऑन द गाइडेंस इशूड ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आईबीए, बीसी, एसबीआई, फेडाई, फिमडा, तो ये भी हमारा स्कोप में इंक्लूड होता है। ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट इशू करते हैं जिनको फॉलो करता है बैंक। ठीक है, ये मतलब इंडस्ट्री एसोसिएशन हो गई। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू बी अबाइडेड एज फ्रेम्ड बाय आईसीए। ठीक है, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई ने इशू किए हैं उसको फॉलो करना। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारा स्कोप में आता है, यानी कि जब हम कंप्लायंस फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम ये सारी चीजें देखते हैं कि क्या बैंक इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडेंस मिनिमम फिक्स टेन्योर फॉर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इज। ठीक है, जो हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसका मिनिमम टेन्योर यहाँ पर कितना होता है। तो सबसे पहले चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के बारे में जान लो। तो जो हमारा कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है उसका जो हेड होता है, यानी कि जो मेन पर्सन होता है कंप्लायंस से रिलेटेड फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो हमारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो इसका इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये इंश्योर करे कि जो बैंक है वो यहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है वो फॉलो कर रहा है। अब इसको एक एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए जो है इशू करना, मतलब अपॉइंट करना होता है, वो कितना है। तो ऑप्शन सी हमारा 3 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है उसको हमें मिनिमम जो है 3 सालों के लिए जो है वो अपॉइंट करना जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इंक्लूड, ठीक है। तो हमारा जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है, जिसको जब हमें इसे अपॉइंट करना होता है, तो कुछ एलिजिबल क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ कंडीशंस होते हैं जिनको फॉलो करना जरूरी होता है। अगर इस क्राइटेरिया को हम फुलफिल करते हैं तभी हम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पहला देखो क्या है, द सीसीओ shall be senior executive of the bank preferably in the rank of general manager or equivalent position। तो हमारा जो सीसीओ है, कम से कम वो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए बैंक का, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कंप्लाइंट फंक्शन को परफॉर्म कर सके। अब ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, या तो वो जनरल मैनेजर होना चाहिए या फिर उसकी इक्विवेलेंट कोई भी पोजीशन होनी चाहिए। साथ के साथ इसकी जो एज है वो 55 ईयर से अबव नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद द सीसीओ शेल हैव ओवरऑल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 15 ईयर्स इन द बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। यानी कि जो सीसीओ है ना, उसका कम से कम उसको बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें से 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो ऑडिट, फाइनेंस, कंप्लायंस और लीगल फंक्शन में होना चाहिए। तो ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद द सीसीओ शेल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडस्ट्री, रिस्क मैनेजमेंट, knowledge of regulations, legal framework and sensitivity to supervisory expectation। तो ये भी हमारा एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और जब भी कोई पर्सन इन सभी क्राइटेरिया को जो है फुलफिल कर देता है, कंडीशन को फुलफिल कर देता है, तभी हम उसको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तरीके से अपॉइंट जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग लाइन ऑफ द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। ठीक है, देखो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है किस चीज की, जो भी उसकी फाइंडिंग्स होती है, यानी कि बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रही है, कहाँ पे खामियां है, कौन कौन से कंप्लायंस रिस्क है, उसकी रिपोर्टिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, पहली, द सीसीओ शेल हैव डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइंस टू एमडी और सीईओ और बोर्ड और कमेटी ऑफ द बैंक। ठीक है, तो जो सीसीओ डायरेक्टली जो बैंक का एमडी है या फिर सीईओ है या फिर जो बोर्ड कमेटी है, उसको यहाँ पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद इन केस ऑफ सीसीओ रिपोर्ट टू एमडी और सीईओ, द ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड शैल मीट सीसीओ क्वार्टरली ऑन 1-to-1 बेसिस। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर यहाँ पर हमारा सीसीओ डायरेक्टली एमडी और सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में ऑडिट कमेटी को क्वार्टरली बेसिस पे 1-to-1 मीटिंग करनी पड़ती है सीसीओ के साथ, जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेता है। नेक्स्ट है, सीसीओ शेल हैव रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद द बिजनेस वर्टिकल्स बैंक एंड द गिवन मैनी बिजनेस टारगेट। तो जो हमारा सीसीओ है ना, ठीक है, उसका रिलेशनशिप जो है बिजनेस वर्टिकल के साथ है, यानी कि वो इस काम के साथ साथ बिजनेस वर्टिकल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि ट्रेजरी ऑपरेशंस हो गए या फिर रिटेल बैंकिंग हो गया, उसमें इसका कोई ना कोई स्टेक है। ठीक है, और इसको भी कई सारे बिजनेस टारगेट दिए जाते हैं जिनको इसे पूरा करना होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सीसीओ है ना, उसका यहाँ पर किसी भी बिजनेस वर्टिकल के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हमें उसे किसी भी तरह का बिजनेस टारगेट भी नहीं देना चाहिए, ताकि वो इंडिपेंडेंट होकर अपना काम जो है वो कर सके। अगर उसका बिजनेस वर्टिकल के साथ किसी भी तरह का रिलेशन है, तो हो सकता है कि वो किसी पॉइंट पे जो है कॉम्प्रोमाइज करे। यानी कि अगर मान के चलो बिजनेस वर्टिकल है, उसने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किया, पर कंप्लायंस ऑफिसर का उसके साथ रिलेशनशिप है, तो हो सकता है कि वो चीजों को छुपा ले, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बातें खुली तो कंप्लायंस ऑफिसर का भी जो है नाम आएगा, जिसकी वजह से वो जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। तो नन ऑफ द हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सीसीओ एज अ हेड ऑफ कंप्लायंस फंक्शन इंक्लूड। हमारा जो सीसीओ है, ठीक है, उसकी क्योंकि वो कंप्लायंस फंक्शन का हेड होता है, तो उसकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो पहला देखो, टू कंडक्ट असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क एटलीस्ट वंस ए ईयर, यानी कि एक साल के अंदर कम से कम कंप्लायंस रिस्क को असेस करना है। असेस करने का मतलब कि बैंक के अंदर कितना कंप्लायंस रिस्क है, ठीक है, उसको यहाँ पर पता लगाना, ताकि उसके हिसाब से एक रिस्क ओरिएंटेड एक्टिविटी प्लान जो है वो बनाया जा सके और कंप्लायंस रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। तो बिल्कुल ये हमारा फंक्शन होता है, ड्यूटी होती है। उसके बाद टू रिपोर्ट प्रॉम्प्टली बोर्ड, एसीबी, एमडी, सीईओ अबाउट एनी मेजर चेंजेस ऑब्जर्वेशन रिलेटिंग टू कंप्लायंस रिस्क। तो कंप्लायंस रिस्क से रिलेटेड जो भी चेंजेस है, जो भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग सही तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग करनी है,
चाहे वो बोर्ड है, एसीबी है, एमडी और सीईओ है, ठीक है। टू periodically report on compliance failure breaches to the board ACB circulating the concerned functional head। तो ये भी हमारा यहाँ पर फंक्शन होता है, यानी कि अगर किसी भी तरह का कंप्लायंस फेलियर होता है, ब्रीच होता है, ठीक है, तो उसके बारे में बोर्ड और एसीबी को रिपोर्ट करना जरूरी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमारे सीसीयू के एज अ हेड ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीसीयू रिलेटेड टू ऑन साइट इंस्पेक्शन बाय द आरबीआई, ठीक है। सबसे पहले ऑन साइट इंस्पेक्शन का मतलब समझो। आरबीआई आपको पता है कि हमारे देश के अंदर बैंकों को रेगुलेट करता है। रेगुलेट करने के लिए आरबीआई को कई तरह के इंस्पेक्शन जो है वो कंडक्ट करने पड़ते हैं। तो जो ऑन साइट इंस्पेक्शन है वो इंस्पेक्शन की ही टाइप होती है, जिसके अंदर जो आरबीआई है वो यहाँ पर बैंक की फिजिकल लोकेशन पे जाके इंस्पेक्शन करता है। अगर मान के चलो आरबीआई को किसी बैंक पे शक है, तो उसकी ब्रांच में, मेन ऑफिस में जाकर वो यहाँ पर क्या करता है, चेक करता है कि सारी चीजें सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो जब भी एक ऑन साइट इंस्पेक्शन होती है आरबीआई के द्वारा, तो हमारा जो सीसीओ है इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आरबीआई की हेल्प करे, उसके साथ कोऑपरेट करे, ताकि आरबीआई अपनी इंस्पेक्शन कर सके। तो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इसकी होती है और कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि नहीं होती है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन डाटा रिक्वेस्टेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, यानी कि इंस्पेक्शन के दौरान आरबीआई जो भी इंफॉर्मेशन मांगता है, जो भी डाटा मांगता है, उसको प्रोवाइड करना। तो ये हमारा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ताकि उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे जो आरबीआई है वो प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन कर सके। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग विद हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट टू प्रिपेयर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। तो जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, उनके जो हेड्स हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, ताकि रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जा सके। तो बिल्कुल ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद अरेंजिंग अ फाइनल मीटिंग विद बैंक एग्जीक्यूटिव एंड आरबीआई टीम टू फाइनलाइज आरएआर, ठीक है। तो एक मीटिंग यहाँ पर कंडक्ट करनी है, जहां पर बैंक एग्जीक्यूटिव और जो आरबीआई टीम है वो मिलकर जो हमारे रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है उसको फाइनलाइज करती है। तो बिल्कुल ये ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद प्रेजेंटिंग द आरएआर टू द आरबीआई डायरेक्टली विदाउट इन्फॉर्मिंग द बोर्ड और कमेटी, यानी कि जो आरएआर है वो डायरेक्टली आरबीआई को प्रेजेंट कर देना है और बोर्ड कमेटी की अप्रूवल नहीं लेनी है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है सीसीओ की ऑन साइट इंस्पेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसकी हेल्प से स्ट्रेस एसेट को कैसे रिजॉल्व किया जाता है उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का मतलब समझते हैं कि बेसिकली होते क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंसॉल्वेंसी। तो इंसॉल्वेंसी एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेट होती है जहां पर एक पर्सन या फिर एक एंटिटी जो है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेट को टाइम पर पे नहीं कर पाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो, एक ए पर्सन है, उसने यहाँ पर बैंक से लोन लिया है 5 लाख रुपए का, ठीक है। और इसकी जो रीपेमेंट है वो 3 साल के बाद जो है वो करनी है। पर जैसे ही 3 साल पूरे हुए, जो ए पर्सन है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए ही है, जिसकी वजह से वो बैंक का जो लोन है वो यहाँ पर वापस नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में ये जो पर्सन है, इसको हम कहेंगे इंसॉल्वेंट, कि ये जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। और इस स्टेट को, ये जो सिचुएशन है, इसको हम क्या कहेंगे? इंसॉल्वेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं बैंकरप्सी की। बैंकरप्सी क्या होता है? तो सिंपली देखो, जब कोई पर्सन को हम लीगली डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो पर्सन है वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट को पे नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में उस पर्सन को हम कहते हैं बैंकरप्ट, और इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? बैंकरप्सी, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले, यही एग्जांपल हम अगर लें, तो ए पर्सन ने जैसे ही डिफॉल्ट किया, यानी कि लोन का पैसा वो वापस नहीं कर पा रहा है, बैंक ने क्या किया? इसके खिलाफ केस कर दिया कोर्ट में, ठीक है। जो कोर्ट है उसने यहाँ पर जितने भी सबूत थे उनको देखा, और उसके बिहाफ पर एक लीगल ऑर्डर इशू कर दिया कि जो ए पर्सन है वो आज से बैंकरप्ट है, क्योंकि वो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट को पे नहीं कर पा रहा है। तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? बैंकरप्सी। और इस पर्सन को क्या कहेंगे? बैंकरप्ट। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है लीगल ऑर्डर का। अगर तो लीगल ऑर्डर है, ठीक है, लीगल ऑर्डर इशू किया गया है, तो उस केस में पर्सन को कहेंगे बैंकरप्ट और सिचुएशन को कहेंगे बैंकरप्सी। अगर लीगल ऑर्डर नहीं है तो सिंपल वो इंसॉल्वेंट और इंसॉल्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड की।
अब ये क्या होता है? तो देखो, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड को लेकर आया गया था हमारे देश के अंदर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बेसिकली एक इंडियन लॉ है जो कि हमारे देश के अंदर कंपनीज, पार्टनरशिप फॉर्म्स और इंडिविजुअल से रिलेटेड जितने भी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स है उनको रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करने का काम करता है, ताकि ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी है इसको हम टाइम के ऊपर जो है रिजॉल्व कर सके, ठीक है, ताकि हमारे जो बिजनेस हैं उनको भी किसी भी तरह का नुकसान ना हो, और जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने बिजनेस को लोन दिया हुआ है या फिर इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको भी किसी भी तरह का नुकसान जो है वो ना हो सके, ठीक है। तो जो इंसॉल्वेंसी कोड है हमारा यहाँ पर, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, बेसिकली इसको हम यूज करते हैं जब भी कोई इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी की प्रॉब्लम आती है। या तो पहली ट्राई हम करते हैं कि हम इसको रिजॉल्व कर दें, अगर रिजॉल्व नहीं होता है तो कंपनी को हम लिक्विडेट भी जो है वो कर देते हैं। तो दोनों ही चीजें आ जाती हैं, पहले तो रिजॉल्व करना नहीं हो पाया तो कंपनी को फाइनली लिक्विडेट कर देना, ठीक है। अब फटाफट से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, Dash is a financial state where an individual, business, or organization is unable to meet its financial obligation and pay its debt as they become due. ठीक है, एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेट जहां पर एक इंडिविजुअल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस और डेट को पे नहीं कर पा रही है टाइम के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, रिसीवरशिप या फिर डिफॉल्ट। तो हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंसॉल्वेंसी इज आर करेक्ट आंसर। यहीं पर अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि हमने यहाँ पर लीगल ऑर्डर भी इशू कर दिया है इस चीज का, तो उस केस में ये हमारी बैंकरप्सी कहलाती, पर क्योंकि लीगल ऑर्डर नहीं है तो ये हमारा इंसॉल्वेंसी ही कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफाइंस अ बैंकरप्ट पर्सन और एंटिटी? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो एक्यूरेटली बैंकरप्ट पर्सन और एंटिटी को डिफाइन करे? तो पहली स्टेटमेंट देखो, ए डेटर हु इज अनेबल टू पे देयर डेट रिगार्डलेस ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है, एक डेटर वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है और हम लीगल प्रोसीडिंग्स को बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक डेटर हु हैज फाइल्ड फॉर इंसॉल्वेंसी बट हैज नॉट रिसीव्ड अ बैंकरप्सी ऑर्डर। एक डेटर ने इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल किया था, एप्लीकेशन दी थी, पर अभी तक उसे बैंकरप्सी का ऑर्डर नहीं मिला है। या फिर डेटर होज एसेट्स वर आर सोल्ड टू अ पे देयर क्रेडिटर्स, यानी कि एक डेटर है उसकी एसेट्स को हम सोल्ड करें ताकि उसके क्रेडिटर को पे किया जा सके। या फिर डेटर हु हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी थ्रू अ लीगल ऑर्डर। एक ऐसा डेटर जिसको ऑफिशियली जो है बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया गया है एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, एक लीगल ऑर्डर पास करके। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एप्लीकेबल टू, जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ऑप्शन है कंपनीज एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर्स, या फिर पार्टनरशिप एंड प्रायोरिटीशिप कंसर्न्स, या फिर इंडिविजुअल्स। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है ये इन सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी बैंकरप्सी अराइज होती है, इंसॉल्वेंसी अराइज होती है, तो उसको हम इस कोड की हेल्प से जो है रिजॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंड आईबीसी प्रोसेस? इसमें से कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के अंदर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस होती है उसको रेगुलेट करता है, उसको मॉनिटर करता है, साथ के साथ जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं उनको भी रेगुलेट करता है? ऑप्शन ए, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और लास्ट में द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड ऑफ इंडिया। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया एक रेगुलेटिंग बॉडी है। क्या है? एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो कि हमारे देश के अंदर जितनी भी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेटेड प्रोसीडिंग्स होती है उनको रेगुलेट करने का काम करती है, मॉनिटर करने का काम करती है, ताकि जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी है उसको सक्सेसफुली हम रिजॉल्व जो है वो कर सके। साथ के साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को भी रेगुलेट करती है ताकि जो पूरी की पूरी प्रोसेस हो वो स्मूथली जो है वो ऑपरेट हो सके, ठीक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रेगुलेट करता है, ऐसे ही इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हमारे बैंकरप्ट और जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीजर है, प्रोसीडिंग है, उसको रेगुलेट जो है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है,
dash are frontline warriors implementing IBC. They are professional license registered by IBBI to undertake the role of interim resolution professional, the resolution professional, liquidator और या फिर bankruptcy trustee under any resolution process initiated under the code. ठीक है, तो सिंपली अगर मैं क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारा जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर जो हमारी रेजोल्यूशन प्रोसेस होती है, रेजोल्यूशन प्रोसेस बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है इसको इंप्लीमेंट करने का जो है वो काम करती है। ठीक है, साथ के साथ उसको मैनेज भी करती है। ठीक है, और उसको जो है आईबीबीआई के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ती है, एक लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। वो कौन सी एंटिटी है? पहला creditor and committee of creditor, insolvency professional agencies, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ऑप्शन डी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो जो हमारा आईबीबीआई है, जो रेगुलेटिंग बॉडी है, ये बेसिकली क्या करती है, हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस को यहाँ पर रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करने का काम और इसको परफॉर्म करने का काम कौन करता है? हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पर आईबीबीआई है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी थी, वो इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर कुछ पर्सन को अपॉइंट किया। ठीक है, उस पर्सन का काम क्या था कि ये जो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है इसको टेक ओवर करे। ठीक है, इसके फंक्शन को टेक ओवर करे और इसकी बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किसी भी तरीके से रिजॉल्व करे, और अगर ऑप्शन ना बचे तो लिक्विडेट भी कर दे। तो ये जो पर्सन यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। और ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं वो यहाँ पर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के तरीके से भी काम कर सकते हैं, या फिर सिंपल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की हैसियत से भी, या फिर लिक्विडेटर और बैंकरप्सी ट्रस्टी के हैसियत से। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी? तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज है क्या, उसका मतलब समझ लो। तो सिंपली देखो, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज ऐसी एंटिटी होती है जो कि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, यहाँ पर स्टैंडर्ड्स बनाती है जिसको फॉलो करके जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ पर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी को मैनेज करेंगे। बेसिकली यहाँ पर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये जो हमारे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल थे ये क्या करेंगे, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है, कॉर्पोरेट डेटर है, उसको टेक ओवर करेंगे और उसकी जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो कैसे काम करेंगे, क्या क्या रूल्स हैं उसके रिगार्डिंग, उसको डिसाइड करने का और उसको बनाने का काम जो है वो हमारी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी जो है वो करती है। जैसे मैं अगर बेस्ट एग्जांपल दूं तो इंडिया के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको बनाने का काम कौन करता है? हमारा जो आईसीएआई है। ठीक है, जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया है वो करता है। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है जिसको फॉलो करके हम अकाउंटिंग जो है वो परफॉर्म करते हैं। सेम इसी तरीके से हमारी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं वो यहाँ पर कुछ रूल्स स्टैंडर्ड्स बनाती हैं जिनको फॉलो करके इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो कॉर्पोरेट डेटर के इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को रिजॉल्व जो है वो करती है। ठीक है, अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला देखो क्या है, आईपीएस आर बॉडीज और एंटिटीज रजिस्टर्ड विद आईबीबीआई, यानी कि ये आईबीबीआई के अंडर रजिस्टर्ड होती है, तो बिल्कुल ये रजिस्टर्ड होती है। उसके बाद आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स अमंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, ठीक है, वो यहाँ पर बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का यूज करे। तो बिल्कुल सही है, ये कुछ रूल्स बनाते हैं जिनको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फॉलो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद एवरी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मस्ट बी अ मेंबर ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी बिफोर सीकिंग रजिस्ट्रेशन विद आईबीबीआई, यानी कि अगर कोई भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईबीबीआई के अंदर रजिस्टर होना चाहता है तो सबसे पहले उसे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के अंदर उसका मेंबर बनना जरूरी है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद एज नाउ थ्री टाइप्स ऑफ आईपीए, अभी इस समय तीन टाइप के आईपीएस हैं। पहला देखो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ क्रेडिटर
प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट टू अ कॉर्पोरेट डेटर। कौन सा क्रेडिटर होता है जो कि कॉर्पोरेट डेटर को गुड्स और सर्विसेज उधार पे प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, सिक्योर्ड क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो जो हमारा ऑप्शन बी है ऑपरेशनल क्रेडिटर इज अ करेक्ट आंसर। सबसे पहले यहाँ पर कॉर्पोरेट डेटर का आपको मतलब समझा दो। कॉर्पोरेट डेटर बेसिकली वो एंटिटी है, ठीक है, वो एंटिटी है जो अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पे नहीं कर पा रही है, यानी कि इंसॉल्वेंट हो चुके या फिर बैंकरप्ट हो चुके, ठीक है। अब देखो क्रेडिटर जो होते हैं उसको हम अलग अलग बेसिस पे अलग अलग टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम यहाँ पर क्रेडिटर को फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर में डिवाइड कर सकते हैं कि उन्होंने लोन कैसे प्रोवाइड किया है हमारी फाइनेंशियल एंटिटी को, ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर को। अगर हम फाइनेंशियल क्रेडिटर की बात करें तो फाइनेंशियल क्रेडिटर बेसिकली वो क्रेडिटर है जिन्होंने सिंपल लोन प्रोवाइड किया है एंटिटी को। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमारी जो बैंक है उसने यहाँ पर 50 लाख रुपए का लोन दिया है कंपनी को, ठीक है। तो ये जो क्रेडिटर है वो हमारा कहलाएगा फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होता है जिसने उधार पर गुड्स और सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की है कॉर्पोरेट डेटर को, यानी कि सप्लायर हो सकते हैं। जैसे अगर कंपनी को एक सप्लायर है उसने यहाँ पर 50 लाख रुपए की जो मशीन है वो उधार पे दी है, तो इस केस में इसने भी एक तरह का लोन ही तो दिया है। तो ये हमारा कहलाएगा ऑपरेशनल क्रेडिटर। तो हमारा जो आंसर था वो ऑप्शन बी ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर होते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, देखो अगर मान के चलो किसी भी क्रेडिटर ने कॉर्पोरेट डेटर को लोन दिया है, ठीक है, और बदले में उसको एक सिक्योरिटी में मिली है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो ए पर्सन ने बी पर्सन को लोन दिया, ठीक है, बदले में बी पर्सन ने अपना घर जो है वो यहाँ पर एज अ सिक्योरिटी ए पर्सन के पास गिरवी रख दिया, तो इसको कहेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर। और अगर कोई ऐसा क्रेडिटर जिसने लोन दे दिया है, ठीक है, पर उसको कोई भी सिक्योरिटी नहीं मिली है, तो वो हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सबसे पहले इसका मतलब समझ लो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बेसिकली वो एंटिटी है जो कि यहाँ पर इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है वहां पर जजमेंट देने का काम करती है, डिसीजंस जो है वो लेती है। जैसे एग्जांपल के लिए कोर्ट के अंदर हम जाते हैं, ठीक है, तो कोर्ट का काम क्या होता है कि सबूतों को देखना, ठीक है, दोनों की दलीलों को सुनना, उसके बाद जजमेंट प्रोवाइड करना। सेम चीज यहाँ पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो करती है, वो भी यहाँ पर जजमेंट देती है, डिसीजंस लेती है कि ये जो प्रोसीडिंग्स है वो आगे कैसे चलेंगी, ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला देखो, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जिसको हम शॉर्ट में एनसीएलटी कहते हैं, इट्स द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम कॉर्पोरेट एंटिटी की इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व कर रहे हैं तो उस केस में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो कौन होगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसके बाद द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल इज द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। अगर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है तो उसके केस में जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब कॉर्पोरेट एंटिटीज और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज क्या होती है, तो सिंपली देखो, अगर कोई कंपनी है या फिर हमारे यहाँ पर एलएलपी है यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट एंटिटी। तो इसके केस में कौन होगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहां पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का रोल प्ले करेगी। उसके बाद अपीलेट अथॉरिटी, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल और डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर ऑर्डर्स ऑफ एनसीएलटी और डीआरटी रिस्पेक्टिवली। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका क्या मतलब है मैं समझा दूं, यहाँ पर सिंपली देखो, अगर कोई पर्सन यहाँ पर इनके फैसले से खुश नहीं होता है, तो अगर कोई पर्सन यहाँ पर कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की फैसले से खुश नहीं होता है तो वो यहाँ कहाँ पे अपील कर सकता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। और अगर कोई डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है तो वो यहाँ पर डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील कर सकता है। तो ये सारी स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है रिगार्डिंग द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज कैन नॉट इनिशिएट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। इसमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जो कि यहाँ पर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकती है। पहला देखो, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, कॉर्पोरेट डेबिटर या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें से कोई भी पार्टी चाहे तो वो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट कर सकती है। बस इसको यहाँ पर एक एप्लीकेशन जो है वो देनी पड़ती है हमारी एनसीएलटी के पास। अगर कंपनी है
या फिर हमारे डीआरटी के पास। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो पार्टीज है वो यहाँ पर इस प्रोसेस को इनिशिएट कर सकती है। फाइनेंशियल क्रेडिटर भी, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी, या फिर कॉर्पोरेट खुद चाहे तो वो भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड व्हेन अ कॉर्पोरेट डेट कमिट अ डिफॉल्ट हो। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर पूछ रहा है कि जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको हम कब इनिशिएट कर सकते हैं, यानी कि कितना जो है डिफॉल्ट होना जरूरी है। पहला, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, 2 करोड़ या फिर उससे ज्यादा, 3 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर 4 करोड़ उससे ज्यादा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारा जो कॉर्पोरेट डेटर है, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट हो चुका है या फिर बैंक हो रहा है, अगर उसने 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का डिफॉल्ट किया है, तो उस केस में ही हम यहाँ पर जो रिजोल्यूशन प्रोसेस है उसको इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इन अ सीआईआरपी। सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है हमारे यहाँ पर, कंपनी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, या फिर कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट सही वर्ड रहेगा, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अब वहां पर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को कौन अपॉइंट करता है? ऑप्शन है द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर द ऑपरेशनल क्रेडिटर, या फिर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो यहाँ पर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब ये बेसिकली होते क्या है, तो सिंपली देखो, ये ऐसी एंटिटीज होती हैं जो कि इनिशियल स्टेज के अंदर कंपनी को टेक ओवर करती है, यानी कि जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुई है तो ये पर्सन या फिर एंटिटी जाएगी, कंपनी को टेक ओवर करेगी, इसके मैनेजमेंट को टेक ओवर करेगी, इसकी एसेट को यहाँ पर टेक ओवर करेगी, ताकि इमीडिएटली इस प्रोसेस को जो है वो स्टार्ट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस द assets and affairs of the corporate debtor upon the appointment of an insolvency resolution professional। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें कि जैसे ही कोई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट कर दिया गया है, तो अपॉइंट होते ही कंपनी के एसेट और उनके अफेयर्स के साथ क्या होता है? पहला, दे आर लिक्विडिटी इमीडिएटली, जो कंपनीज है वो इमीडिएटली लिक्विडेट कर दिए जाते हैं, या फिर दे आर ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, या फिर कंपनी के जो एसेट्स हैं, अफेयर्स हैं, उनको गवर्नमेंट के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है, या फिर दे आर टेकन ओवर बाय आईआरपी एज ऑन गोइंग कंसर्न, या फिर दे रिमेन अंडर द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है अपॉइंट किया जाता है, तो जो हमारी कंपनी की एसेट्स हैं और जो उसका कंट्रोल होता है पूरा का पूरा, वो सारा का सारा किसके पास आ जाता है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास। यानी कि आगे से कंपनी को मैनेज करने का जो काम है, उसके एसेट को मैनेज करने का काम जो है वो हमारा आईआरपी परफॉर्म जो है वो करता है। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उनको सस्पेंड जो है वो कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेस्ड ऑन द क्लेम received from financial creditor, the IRP shall constitute a committee of creditor who is eligible to be a member of COC। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के साथ ही आईआरपी को एक कमिटी बनानी पड़ती है जिसका नाम है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, तो इसके मेंबर्स कौन कौन बन सकते हैं? सबसे पहले देखो, ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि सारे के सारे जो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, साथ ही साथ वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी जो कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड है, या फिर ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर हु आर नॉट रिलेटेड टू कॉर्पोरेट डेटर, या फिर सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर जो कि कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड नहीं है, या फिर ऑल ऑपरेशनल क्रेडिटर हु आर नॉट रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट डेटर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जितने भी फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं और वो कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड नहीं है, तो वो इस कमेटी का मेंबर बन सकते हैं। हालांकि अगर मान के चलो कोई भी फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है जो कि कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड ना हो, तो उस केस में हम ऑपरेशनल क्रेडिटर को इंक्लूड कर सकते हैं इस कमेटी के अंदर। ऑपरेशनल क्रेडिटर से ही हम इस कमेटी को जो है वो बना देते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रिक्वायर्ड वोटिंग मेजोरिटी फॉर द COC टू डिसाइड ऑन कंटिन्यूइंग और रिप्लेसिंग द IRP। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझो। आईआरपी क्या है? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। क्या है? इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसका काम क्या होता है कि शुरुआती दौर के अंदर जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको इंप्लीमेंट करना। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हमारी जो COC है, यानी कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो इसको यहाँ पर या तो हटा दे या फिर इसको कंटिन्यू करे, और इसको यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो बता दे, जो कि आगे की बागडोर जो है वो संभालेगा। ठीक है,
तो इसके लिए ना वोटिंग करनी पड़ती है और मेजोरिटी विन होता है। तो वो मेजोरिटी वोटिंग कितनी है? ऑप्शन ए सिंपल मेजोरिटी 50% प्लस यानी कि 51% वोटिंग, या फिर 2/3 मेजोरिटी 66%, या फिर 3/4 मेजोरिटी 75%। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कोई भी फैसला लेना है कि हमें इंटरव्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस करना है या फिर उसी को कंटिन्यू रखना है, तो उसके लिए 66% वोटिंग जो है वो चाहिए होती है फेवर में या फिर रिप्लेस करने के फेवर में। ठीक है, तो अगर रिप्लेस करने के फेवर में 66% वोट है तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, अदरवाइज कंटिन्यू रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम is a compilation of entire information on the corporate debtor. It is prepared by the resolution professional. Which of the following information is not included in the information memorandum? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लो। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे कि उसकी एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन को जो है इकट्ठा करके रखा जाता है या फिर रिकॉर्ड करके रखा जाता है। और इसको प्रिपेयर करने का काम जो है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का होता है। तो इसमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाती? पहला देखो, एसेट एंड लाइबिलिटी एज एन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, यानी कि जब इंसॉल्वेंसी स्टार्ट हुई थी उस डेट के ऊपर कंपनी की एसेट और लाइबिलिटीज कितनी है, तो ये इंफॉर्मेशन होती है, ये इंक्लूड की जाती है। उसके बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 2 सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ के साथ ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट के साथ, तो बिल्कुल ये भी होता है। उसके बाद करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एसेट एंड लायबिलिटी, यानी कि करंट में मार्केट वैल्यू क्या है कॉर्पोरेट डेटर की एसेट और लायबिलिटीज का, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। उसके बाद all list of creditor amount claimed admitted details of security interest held by them, तो ये भी इंफॉर्मेशन होता है। पूरी की पूरी लिस्ट बनाई जाती है कि कौन कौन क्रेडिटर है, उनका क्या क्लेम है और किस क्लेम को हमारा जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो मान रहा है, एडमिट कर रहा है, और डिटेल्स कि उनके पास क्या क्या सिक्योरिटी जो है वो अवेलेबल है कॉर्पोरेट डेटर के केस में। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। ये वाली डिटेल इसके अंदर नहीं रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल इज नॉट एलिजिबल टू बी अ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर द सेक्शन 29A। अगर हम सेक्शन 29A की बात करें तो कौन सा ऐसा इंडिविजुअल है जो कि यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन नहीं दे सकता है, यानी कि इनिशिएट नहीं कर सकता है हमारी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस को। पहला देखो, ए पर्सन who has previously a director of company that was disqualified under the Companies Act 2013, यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक पहले कंपनी का डायरेक्टर था पर उसने कोई ऐसा काम किया कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया कि वो पर्सन आज के बाद डायरेक्टर नहीं बन सकता है। या फिर ए पर्सन कन्विक्टेड एन ऑफेंस पनिशेबल बाय इम्प्रिजमेंट फॉर एटलीस्ट 7 years अंडर एनी लॉ, तो कुछ पर्सन ने कोई यहाँ पर क्राइम किया जिसकी वजह से वो 7 सालों के लिए उसको सजा मिली है जेल की। ठीक है, या फिर ए पर्सन हु इज प्रोहिबिटेड बाय सेबी फॉर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज और असेसिंग द सिक्योरिटीज मार्केट, कोई भी पर्सन जिसके ऊपर सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई कि वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता सिक्योरिटीज की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो ये जो 3 पर्सन है ये यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, यानी कि कोई भी पर्सन जिसका अकाउंट क्लासिफाई कर दिया गया है एनपीए 1 साल के लिए, पर वो फाइनेंशियल एंटिटी जो है कॉर्पोरेट डेटर के साथ रिलेटेड नहीं है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो पर्सन है ये एलिजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट प्रोसेस है उसको स्टार्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ एक्शन प्लान फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड मैक्सिमाइजिंग वैल्यू ऑफ इट्स एसेट, एक ऐसा एक्शन प्लान जिसकी हेल्प से हम जो कॉर्पोरेट डेटर है उसकी इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करते हैं और उसकी जो एसेट्स की वैल्यू उसको मैक्सिमाइज करते हैं। ऑप्शन है लिक्विडेशन स्कीम, ऑप्शन बी बैंकरप्सी ब्लूप्रिंट, या फिर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान, या फिर डेटर डिसोल्यूशन स्ट्रेटजी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लूडेड इन द रेजोल्यूशन प्लान, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसे हमें रेजोल्यूशन प्लान के अंदर इंक्लूड करनी चाहिए? पहला, अमाउंट पेबल अंडर द रेजोल्यूशन प्लान टू ऑपरेशनल क्रेडिटर एंड फाइनेंशियल क्रेडिटर, यानी कि हमारे जो कॉर्पोरेट डेटर के ऑपरेशनल क्रेडिटर है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, उनको कितना अमाउंट पे करना है, बिल्कुल इसको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद हाउ इट इज डील्ड विद द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर,
तो ये भी हमारा इंक्लूड किया जाता है। यानी कि सिंपल कहने का मतलब कि हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिनका कंपनी में किसी भी तरह का इंटरेस्ट है, उनके साथ हम कैसे डील कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके इंटरेस्ट का कितना हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें भी इंक्लूड करते हैं। उसके बाद द टर्म ऑफ प्लान एंड द इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, यानी कि जो प्लान है हमारा उसकी टर्म क्या होगी, हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर है उसकी जो बिजनेस है उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो बिल्कुल इसको इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे रेजोल्यूशन प्लान के अंदर इंक्लूड जो है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर विच सर्कमस्टांसेस डज लिक्विडेशन ऑटोमेटिकली अकर इन आईबीसी प्रोसेस, यानी कि इसमें ऐसा कौन सा सर्कमस्टांस है जहां पर जो कंपनी की लिक्विडेशन है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है आईबीसी प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले लिक्विडेशन का मतलब समझा दूं। लिक्विडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम कंपनी को, कॉर्पोरेट को यहाँ पर बंद कर देते हैं, उसको वाइंड अप कर देते हैं, और उसकी जो एसेट्स होती हैं उसको यहाँ पर सेल करना शुरू कर देते हैं, ताकि उससे जो पैसा आए उससे हम फाइनेंशियल क्रेडिटर और यहाँ पर जो हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनको यहाँ पर पे ऑफ कर सके। जैसे एग्जांपल दो, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी ये अपने जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसको पे नहीं कर पा रही है, और इसकी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी को रिजॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ, इस कंपनी को हमने कर दिया बंद, इसकी एसेट्स को क्या किया, सेल करना स्टार्ट किया, और जो भी पैसा है उससे फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, हमारे इंप्लॉयज, शेयर होल्डर, उनको पेमेंट कर दी। तो ये क्या प्रोसेस कहलाई, ये हमारी लिक्विडेशन प्रोसेस कहलाई, ठीक है। अब ये लिक्विडेशन प्रोसेस ऑटोमेटिकली कब स्टार्ट होती है, नॉर्मली ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, पर कई केसेस में ऑटोमेटिकली भी स्टार्ट हो जाती है। वो कौन सी केसेस है, पहला CIRP फेल्स, नो रेजोल्यूशन प्लान इज रिसीव्ड और इज नॉट अप्रूव्ड बाय द COC। जब हमारी यहाँ पर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान जो है वो फेल हो जाता है, यानी कि कोई भी रेजोल्यूशन प्लान जो है वो यहाँ पर कमिटी ऑफ क्रेडिटर के पास सबमिट नहीं करवाया जाता है, या फिर सबमिट करवाया जाता है तो जो हमारी कमेटी ऑफ क्रेडिटर है वो उसको अप्रूव ही नहीं करती, तो उस केस में ऑटोमेटिक लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एनी ऑफ द स्टेक होल्डर डिफॉल्ट और डेविएट्स फ्रॉम द टर्म ऑफ अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान, अगर कोई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया गया है और कोई भी स्टेक होल्डर, चाहे फाइनेंशियल क्रेडिटर है, कॉर्पोरेट डेटर है, वो डिफॉल्ट कर देता है, यानी कि वो उसकी प्रोविजंस को, टर्म को नहीं मानता, तो उस केस में बिल्कुल हो जाएगा। द कॉर्पोरेट डेटर कॉन्ट्रोवर्स द CIRP एनी वन प्रेजुडिशियली एंड अफेक्टेड अप्लाइज फॉर लिक्विडेशन, ठीक है। तो अगर कोई कॉर्पोरेट डेटर है, उसने जो CIRP की जो प्रोविजंस थी उसको फॉलो नहीं किया है, और जिसकी वजह से अगर किसी भी पर्सन को लॉस हुआ है, जैसे कि हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया, तो वो अप्लाई कर देता है लिक्विडेशन के लिए, तो बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद when a creditor holding 66% of the outstanding financial debt and vote for liquidation, अगर हमारे जो क्रेडिटर्स हैं उनके पास कंपनी के टोटल डेट का 66% हिस्सा है और वो वोट करते हैं कि कंपनी को लिक्विडेट कर देना चाहिए, तो उस केस में बिल्कुल, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे सिचुएशन है जहां पर लिक्विडेशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ द लिक्विडेटर, इसमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कि एक लिक्विडेटर की ड्यूटी नहीं होती है। सबसे पहले लिक्विडेटर क्या होता है, तो देखो लिक्विडेटर प्रोसेस को जो इंप्लीमेंट करता है और मैनेज करता है वो हमारा लिक्विडेटर कहलाता है, यानी कि कंपनी की फंक्शंस को वाइंड अप करने का काम, ठीक है। उसके बाद एसेट्स को अपने कब्जे में लेकर उसको सेल करने का काम, जो भी पैसा आया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो लिक्विडेटर ही परफॉर्म जो है वो करता है, ठीक है। अब कौन सी ड्यूटी नहीं है, पहला देखो, तो कलेक्ट और वेरीफाई द क्लेम ऑफ ऑल क्रेडिटर, यानी कि जितने भी क्रेडिटर हैं उनका क्या क्लेम है कंपनी के ऊपर, उसको पहले कलेक्ट करना, उसको फिर वेरीफाई करना कि ये क्लेम सही है या फिर नहीं है, बिल्कुल ये ड्यूटी होती है। उसके बाद टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो जो कॉर्पोरेट डेटर है उसकी एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, उसको अपने पास प्रिजर्व करके रखना, तो बिल्कुल ये हमारा फंक्शन होता है। उसके बाद टू इन्वेस्ट कॉर्पोरेट डेटर एसेट इन अ प्रॉफिटेबल वेंचर्स, तो जो कॉर्पोरेट डेटर के एसेट्स हैं उनको प्रॉफिटेबल वेंचर में इन्वेस्ट करना, तो ये हमारी ड्यूटी नहीं होती क्योंकि कंपनी को बंद कर दिया गया है, ठीक है। कंपनी के लिए काम नहीं करता है लिक्विडेटर, उसको बंद कर देता है। उसके बाद टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द CD फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन, तो सही तरीके से लिक्विडेशन हो सके कंपनी की, उसके लिए कंपनी के जो काम है, फंक्शंस है, उनको परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर ठीक है, देखो कई स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि इसमें और इसमें फर्क क्या हो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉर्पोरेट डेटर को एसेट्स को इन्वेस्ट किया जा रहा है प्रॉफिटेबल वेंचर्स में, ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। पर यहाँ पर क्या हो रहा है
कि लिक्विडेशन की जो प्रोसेस है वो सही से इंप्लीमेंट हो सके, इसके लिए जो जरूरी फंक्शंस है कंपनी के उसको परफॉर्म करता है। तो ये डिफरेंट बात है, तो ये फंक्शन ड्यूटी होती है। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीलिमिनरी रिपोर्ट सबमिटेड बाय द लिक्विडेटर। ठीक है, तो हमारा जो लिक्विडेटर होता है, जैसे वो किसी कंपनी को टेक ओवर करता है, उसको लिक्विडेट करना स्टार्ट करता है, तो वो एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट बनाता है जिसके अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो रिकॉर्ड करता है। तो इस प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं होती है? पहली देखो, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, तो ये बिल्कुल होता है, यानी कि जो कॉर्पोरेट डेटर है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसका जो टोटल फंड है उसमें कितना हिस्सा डेट का है और कितना हिस्सा जो है वो ऑनर का पैसा लगा हुआ है, उसको स्टडी करेगा, उसका पता लगाएगा और उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद एस्टिमेट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी एज ऑफ द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, यानी कि जब लिक्विडेशन को स्टार्ट किया गया था तो एसेट्स और लायबिलिटी को एस्टिमेट लगाएगा कि कंपनी की एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है। उसके बाद एक टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग द लिक्विडिटी प्रोसेस, यानी कि जो लिक्विडिटी प्रोसेस है उसको कितने टाइम में खत्म करना है उसके वो भी डिसाइड किया जाएगा, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर पर्सनल एसेट, यानी कि जो कॉर्पोरेट का डायरेक्टर था उसकी जो पर्सनल एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है उसका एस्टिमेट इसमें दिया जाएगा। तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है लिक्विडेटर की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द एसेट मोमेंडम शेल प्रोवाइड द डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट विच आर इंटेंडेड टू बी रिलाइज्ड बाय वे ऑफ सेल, यानी कि जो एसेट मोमेंडम है वो हमें डिटेल्स प्रोवाइड करता है उन एसेट्स की जिसको हम सेल करके रिलाइज करने वाले हैं, सेल करके पैसा लेने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट मोमेंडम, कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसको हम एसेट मोमेंडम के अंदर इंक्लूड नहीं करते? ऑप्शन ए एन एस्टिमेट ऑफ द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ईच एसेट टू बी सोल्ड, एक एस्टिमेट हम लगाते हैं कि जो इंडिविजुअल वैल्यू है एसेट्स की उसको हम सेल करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, बिल्कुल ये इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड जस्टिफिकेशन फॉर द चोजन मेथड मोड सेलिंग आ स्पेसिफिक एसेट, जब यहाँ पर लिक्विडिटी कोई स्पेसिफिक मेथड या फिर मोड को चूज करता है स्पेसिफिक एसेट को सेल करने के लिए, तो वो मेथड क्या है और उसको क्यों चूज किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, बिल्कुल ये होती है। उसके बाद इंफॉर्मेशन स्टेक होल्डर इन्वॉल्व द लिक्विडेशन प्रोसेस, यानी कि जो लिक्विडेशन प्रोसेस है उसके अंदर कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उसकी इंफॉर्मेशन, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रियलाइजेशन फ्रॉम सेल, यानी कि अगर आप सेल करते हो एसेट को तो आपको मैक्सिमम कितनी वैल्यू मिलेगी, एक्सपेक्टेड कितना है अमाउंट है, तो ये इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज टर्म्ड एज लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है, तो एक एसेट का मतलब एसेट को सेल करके जो वैल्यू रिलाइज होगी उसकी एस्टिमेट जो हम लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लिक्विडेशन वैल्यू। और ये जो लिक्विडेशन वैल्यू है ये कैसे डिटरमाइन की जाती है, सिंपल अगर समझा सिंपल भाषा में समझाओ तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, इसके पास जो भी एसेट्स है इसको सेल करके जो भी पैसा आएगा इसका जो हम एस्टिमेट लगाते हैं इसको हम कहते हैं लिक्विडेशन वैल्यू। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है, लिक्विडेशन वैल्यू है, इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? ऑप्शन है बाय अ सिंगल इंडिपेंडेंट वैल्यूअर अपॉइंटेड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर को अपॉइंट करता है जो कि यहाँ पर एसेट्स के बेस पर वैल्यू को डिटरमाइन करता है, या फिर बाय एवरेजिंग द एस्टिमेट ऑफ टू रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अपॉइंटेड बाय लिक्विडेटर, यानी कि टू जो वैल्यूअर्स होते हैं उनको लिक्विडेटर अपॉइंट करता है और वो जो एस्टिमेट लगाते हैं उसके एवरेज को कैलकुलेट करके हम वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, या फिर बाय कंसीडरिंग द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर और बाय नेगोशिएटिंग विद द पोटेंशियल बायर ऑफ द एसेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमें मिनिमम दो यहाँ पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करना होता है और वो जो एस्टिमेट लगाते हैं उनका हम एक एवरेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं और वही एवरेज हमारा लिक्विडेशन वैल्यू जो है वो कहलाता है। अब ये होता क्या है, तो इसको इसकी पूरी प्रोसेस को हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले लिक्विडेटर क्या करेगा, दो रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो लिक्विडेशन वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, उसका एस्टिमेट लगाएंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन किसको सबमिट करेंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है इनके ओपिनियन को देखेगा। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ऐसा लगता है कि ये जो दो एस्टिमेट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे अगर मान के चलो ए और बी दो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर थे,
एक ने बोला कि वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितनी होगी 100 लाख, और एक ने कहा कि ये वैल्यू होगी 1000 लाख, ठीक है, 1000 लाख। तो ये बहुत ही डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होगा कि हमारा जो रिजर्वेशन प्रोफेशनल होगा, एक वो अनदर रजिस्टर्ड वैल्यूअर को अपॉइंट करेगा। ये सिर्फ तभी अपॉइंट किया जाएगा अगर डिफरेंस आता है। अगर डिफरेंस नहीं आता तो नॉर्मल प्रोसेस रहेगा, और वो यहाँ पर एस्टिमेट लगाएगा और उसे भी यहाँ पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सबमिट कराएगा, ठीक है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करेगा, ये जो तीन हमारे वैल्यूअर्स हैं उनमें से जो दो क्लोजेस्ट वैल्यूज हैं, जैसे अगर मान के चलो ए और बी ने 100 लाख 1000 लाख बोला, और जो सी पर्सन था उसने क्या किया, यहाँ पर 100 यहाँ पर हमारा 102 लाख बोल दिया, ठीक है। तो ये दो क्लोजेस्ट वैल्यू है। तो अब क्या करेगा जो हमारा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, इसका एवरेज कैलकुलेट करेगा। कैसे कैलकुलेट करेगा, 100 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ पर डिवाइड कर दोगे तो 100 प्लस 102 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया हमारा 200, सॉरी 102 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ रहा है 101, यानी कि जो एवरेज है लिक्विडेशन की वैल्यू 101 लाख आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, हमारी लिक्विडेशन वैल्यू जो है वो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पोस्ट टेस्ट एमएसएमई। यानी कि एमएसएमई के लिए जो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस बनाया गया था, उसके रिगार्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला देखो क्या, 120 days from the date of commencement is the time frame given for completion of entire PRP process। PRP प्रोसेस यहाँ पर क्या है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो जो मैक्सिमम टाइम दिया जाता है वो 120 डेज का दिया जाता है, यानी कि 120 दिन के अंदर पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद विद इन 90 डेज ऑफ द डेट ऑफ कमेंसमेंट, यानी कि जैसे ही हमने कमेंसमेंट कर दी है प्रोसेस की, तो 90 डेज के अंदर जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है हैज टू सबमिट द रेजोल्यूशन प्लान टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो 90 डेज के अंदर रेजोल्यूशन पर्सनल को एक यहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान बनाकर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को सबमिट करवाना पड़ेगा। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द कमिटी ऑफ क्रेडिटर। जो रेजोल्यूशन प्लान है ना, उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो है वो अप्रूव करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा पीआरपी फॉर एमएसएमई है और जो हमारा सीआईआरपी है जो नॉर्मल प्रोसेस है, उसके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, जो पीआरपी है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई जो है एलिजिबल होते हैं, और इसके अंदर ऑल कॉर्पोरेट डेटर जो है इन्वॉल्व होते हैं। डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड की बात करें तो अप टू 1 करोड़, अगर अप टू 1 करोड़ का डिफॉल्ट है तो वो इसके अंदर जो है इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व किया जाता है। और यहाँ पर जो डिफॉल्ट की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ओवर द 1 करोड़ है। इनिशिएशन की बात करें तो इसको सिर्फ और सिर्फ हमारा जो कॉर्पोरेट डेटर है, ठीक है, वो यहाँ पर इनिशिएट कर सकता है। यानी कि हमारी जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कौन करेगा, कॉर्पोरेट डेटर। हालांकि उसको बाद में हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं और अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनसे अप्रूवल लेना जरूरी है। और इस केस में फाइनेंशियल क्रेडिट, ऑपरेशनल क्रेडिट और कॉर्पोरेट डेटर ये सारे के सारे जो है वो प्रोसेस को इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैनेजमेंट कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट कंट्रोल की टाइप होती है वो कॉर्पोरेट डेटर इन पोजेशन विद क्रेडिटर इन कंट्रोल होता है। और यहाँ पर क्रेडिटर इन कंट्रोल यानी कि क्रेडिटर का सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है इस केस में। उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान की बात करें तो जो सीडी है, कॉर्पोरेट डेटर है, उसे एक बेस रेजोल्यूशन प्लान जो है वो बनाना होता है और उसे सबमिट करवाना होता है। और अगर वो सीआईएसओ यानी कि जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर उसको रिजेक्ट कर देती है तो उस केस में, या फिर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उनको पेमेंट नहीं मिलती है, तो हम अलग से प्लान भी यहाँ पे जो है वो बना सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। इसके केस में ईओआई इनवाइटेड ऑल पॉसिबल प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स, यानी कि हम जितने भी प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स हैं उनको इनवाइट करते हैं। सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है हमारा सेक्शन 29A, और इसके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। दोनों के ऊपर जो है सेक्शन एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अगर हम रेजोल्यूशन उसके बाद अगर हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर की बात करें तो जैसे ही फेलियर होता है यानी कि टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जाता तो जो पीआईआरपी प्रोसेस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है। उसके बाद कंपनी या तो लिक्विडेट हो जाती है या फिर सीआईपीआर जो है इनिशिएट हो जाता है, और यहाँ पे तो कंपनी लिक्विडेट ही हो जाती है। मोरेटोरियम की बात करें तो जैसे ही कमेंसमेंट होती है, प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है, तो मोरेटोरियम प्रोटेक्शन जो है मिल जाती है। और यहाँ पर जैसे ही कोई प्ली फाइल किया जाता है तो उस केस में मोरेटोरियम प्रोटेक्शन जो है स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनेशन की बात की जाए तो 60% 66% वोटिंग सीओआईसी यानी कि जो कमिटी ऑफ
क्रेडिट है, अगर वो 66% वोट करे तो प्रोसेस को टर्मिनेट किया जा सकता है। और यहाँ पर जो वोटिंग की परसेंटेज है वो कितनी है, 90% है। तो यहाँ पर हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में, ठीक है, और उसकी हेल्प से स्ट्रेस एसिड को कैसे रिजॉल्व किया जाता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमेटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजिली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना होगा जीईजी के लिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।